तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सैमसन दादा के फिजिक अपडेट से, जो कि आई हुई है 4 वीक्स आउट आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे इनका जो ये अपडेट है वो बहुत ज़्यादा चर्चे में भी चल रहा है, खासकर इस चीज़ की वजह से क्योंकि सैमसन ने इस अपडेट के साथ साथ अपना एक कंपैरिजन वीडियो भी अपलोड किया था। तो उस कंपैरिजन के ऊपर बात करने से पहले सैमसंग के इस फिजिक अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आई थिंक इस अपडेट में आप सबका नज़र इनके एक पार्टिकुलर पार्ट पे तो ज़रूर गया होगा, और वो है सैमसंग के हैमस्ट्रिंग्स। क्योंकि इस अपडेट में सैमसंग के हैमस्ट्रिंग्स सही में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कंडीशन दिख रहे हैं। इवन साइड तो क्या बल्कि बैक से भी इनके हैमस्ट्रिंग्स उतने ही सेपरेटेड और डिटेल्ड दिख रहे हैं। इवन सैमसंग की एक बात को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि सैमसंग यूजुअली अपनी प्रेप में इन 4 वीक्स आउट या 6 वीक्स आउट में जिस कंडीशनिंग के साथ दिखा करते हैं, फिलहाल उससे काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इस कंपैरिजन की, जहाँ सैमसंग अपने करंट फिजिक के साथ 2023 ओलंपिया स्टेज के फिजिक को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो की रिगार्डिंग सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सैमसंग इस कंपैरिजन में सिर्फ मोर कंडीशनड ही नहीं बल्कि साइज वाइज भी बिगर दिख रहे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं कि मुझे करंट कंडीशनिंग को बेटर कहना चाहिए या नहीं फिलहाल, बट साइज वाइज सैमसंग डेफिनेटली बिगर दिख रहे हैं। खासकर उनके लेग्स में वो साइज डिफरेंस आपको क्लियर नजर आने वाला है। इवन मुझे तो फुलनेस भी सैमसंग की कहीं ना कहीं बेटर ही दिख रही है ओलंपिया स्टेज के मुकाबले। तो इस अपडेट के रिगार्डिंग एक चीज़ तो मार्क करने वाली है कि सैमसंग टाइम बाय टाइम ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं। इवन मज़े की बात कि बस इन कुछ महीनों के अंदर सैमसंग ने इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर लिए, जो कि आई थिंक कुछ बॉडी बिल्डर्स तो साल भर के गैप के बाद भी नहीं करके आ पाते। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो इस पॉइंट पे आके मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार सैमसंग हार्डी को एक हेड टू हेड की टक्कर जरूर देने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मिलोस ने भी सैमसंग का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया था। एक्चुअली ये वाला अपडेट सैमसंग के पोस्ट किए हुए अपडेट से भी एक लॉन्गर अपडेट है, जिसमें कि सैमसंग का जो फ्रंट फिजिक है वो भी क्लियरली विजिबल था। और इस अपडेट के बेस पे हम एक चीज़ को तो कह ही सकते हैं कि सैमसंग करंट में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहे हैं। और शायद फैंस इस साल हार्डी के जीत को जितना आसान सोचकर बैठे हैं, तो शायद वो चीज़ उतनी आसानी से नहीं मिलने वाली हार्डी को। इवन बहुत हद तक टफ भी रहने वाली है। अब भाई बात करते हैं हार्डी शोपैन के ऊपर। तो फाइनली अब जाके हार्डी की तरफ से हमें उनके ओवरऑल फिजिक का एक अपडेट देखने मिला इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो प्रेप के रिगार्डिंग। तो बात करें इस 4 वीक्स आउट फिजिक की, तो नो डाउट हार्डी इस साल अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को स्टेज पर लाने की तैयारी में है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हार्डी को ऐसे कंडीशनिंग में देखे हुए कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। इवन अगर आप उनके ग्लूट्स वाले एरिया को देखोगे तो आपको कंडीशनिंग साफ पता चल जाएगी। क्योंकि अगर हम लास्ट 2 सालों को यानी 2023 और 2022 को देखने जाए, तो हार्डी इन दोनों ही साल ऑन स्टेज उस लेवल के शेडेडनेस को नहीं ला पाए थे जितने कि वो 2021 या 2020 के टाइम पीरियड में दिखा करते थे। एंड डेफिनेटली हार्डी इस बार ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बीच गैप में खुद के फिजिक को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी कर चुके हैं, खासकर कंडीशनिंग वाइज। इवन शायद कुछ मामलों में तो हार्डी ने अपने राउंडनेस को भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है इस कंडीशनिंग को इंप्रूव करने के चक्कर में। तो अगर हार्डी सही में एक बिगर साइज और मोर कंडीशन फिजिक के साथ आते हैं, तो तब भले ही सैमसंग कितने इंप्रूवमेंट्स कर ले, बट हार्डी को शायद से बीट नहीं कर पाएंगे। खासकर बैक के मामले में तो मुझे पर्सनली सैमसंग के जीतने के कोई चांसेस नहीं दिखते, क्योंकि हार्डी की बैक मुझे पहले से भी ज़्यादा बिगर, इवन बेटर और डेवलप्ड दिख रही है। हालांकि इस बार हार्डी अपने बैक के लिए क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा हुए थे, तो बैक को तो इनको इंप्रूव करके आना ही था। इवन फ्रंट और साइड एंगल से भी हार्डी काफ़ी ज़्यादा पील्ड दिख रहे हैं। तो अगर हार्डी 4 वीक्स आउट में ऐसे दिख सकते हैं, तो शायद इस बार ये अपने ऑल टाइम बेस्ट कंडीशनिंग को इस बार स्टेज पर लाने वाले हैं, और उस सिचुएशन में सैमसंग के हार्डी को बीट करने के चांसेस बहुत गिर जाएंगे। वैसे एक बात तो है कि इस फ्रंट पोज में हार्डी का जो राइट लेग है वो दूसरे लेग के मुकाबले साइज वाइज स्मॉलर दिख रहा है, अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो। और इवन इसको टाइलर मैनियन ने भी पास्ट में डिस्कस किया था, जो कि शायद से हार्डी के कुछ पॉइंट्स गिरा सकता है। इवन सिमेट्री के मामले में भी शायद सैमसंग हार्डी को बीट कर दे। बाकी भाई सैमसंग और हार्डी इन दोनों में से आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में आप किसको चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। जेम्स की इस 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट को देखने के बाद आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि जेम्स भी अभी अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ ही चल रहे हैं अपने इस प्रेप में। वैसे इस वीक के प्रेप में जेम्स ने अपने डाइट को जिस हार्ड तरीके से फॉलो किया, तो वीक के एंड में उन्होंने वैसा ही एक बिग चीट मील भी लिया, और इस चीट मील से उनका जो फुलरनेस है वो भी बहुत बढ़िया लेवल पे दिखने लग गया है। हालांकि जेम्स इस प्रोसेस में कुछ हफ्तों से ही चल रहे हैं, और ये प्रोसेस उनके फिजिक में काम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। इवन इसके साथ साथ जेम्स अपने वेट को भी 270 पाउंड्स के आसपास ही मेंटेन करके चल रहे हैं, जिससे कि वो हार्ड और कंडीशन तो दिखे ही, साथ ही साथ फुलर भी दिखे। वैसे फिलहाल इनका तो एम है इस शो में टॉप 5 के अंडर प्लेस होना। इवन 2022 यूरोपा प्रो में इन्होंने राफेल ब्रांडो को भी बीट किया था, बट उसके बाद से अभी तक राफेल ने मेजर इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं। तो शायद जेम्स के लिए फिर से इस साल राफेल को बीट करना भी एक काफ़ी टफ टास्क रहने वाला है।
अब भाई बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो जस्टिन के करंट फिजिक को देखकर एक फीलिंग तो आ रही है कि जस्टिन अपने कैरियर के थर्ड आर्नोल्ड क्लासिक के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है। इवन जस्टिन अपने 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट में सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं। इवन मेरे हिसाब से तो जस्टिन पहले कभी 4 वीक्स आउट में इतने ज़्यादा कंडीशन दिखे भी नहीं है, क्योंकि इनका सीन ही कुछ ऐसा है कि ये शो के बस 1-2 हफ्ते पहले ही अपने फिजिक को कंडीशनिंग वाइज ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, मतलब एकदम एंड मोमेंट में आके। बट शायद इस साल इनका अप्रोच कुछ अलग है और ये इस शो में अपने फिजिक को पूरे तरीके से पीक करके लाना चाहते हैं, क्योंकि इस शो की लाइनअप तो कॉम्पिटिटिव है ही, साथ साथ जजेस भी अब एक एस्थेटिक फिजिक को ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, जिसकी वजह से शायद जस्टिन ने इस बार एक ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि इनके पास साइज इवन मास तो काफ़ी बढ़िया लेवल पे है। बट अगर ये स्टेज पे उस कंडीशनिंग को नहीं लेके आ पाते तब साइज या मास होते हुए भी इनको ओवरलुक कर दिया जाएगा, जिस चीज़ को जस्टिन अब काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। इवन मेरा तो मानना है कि जस्टिन न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट कर सकते हैं। अब भाई फिलहाल जॉन डे ला रोसा की तरफ से भी उनका 4 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे इस अपडेट में जॉन नो डाउट काफ़ी बढ़िया शेप में दिख रहे हैं, बट पता नहीं ये कैमरा एंगल की वजह से है या दूसरे किसी रीज़न से, बट इनके जो क्वाड्स है वो थोड़े डाउन साइज दिख रहे हैं, क्योंकि जनरली जॉन हमेशा मैसिव क्वाड्स के साथ ही दिखा करते हैं। तो इस अपडेट में ऐसे दिखने के पीछे का रीजन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिलहाल इनका भी एम है शो में टॉप 5 को क्रैक करने का। वैसे 2023 में ओलंपिया क्वालिफिकेशन में काफी करीब भी पहुंच चुके थे, बट इस साल इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि इस बार ये एक प्रॉपर ऑफ सीजन में थे, खासकर जजेस के फीडबैक को लेने के बाद। इवन लास्ट टाइम तो ये एक इंजरी से भी रिकवर होकर आए थे, बट इस साल ऐसा कुछ सीन भी नहीं है। तो भाई आप में से किस किस को लगता है कि जॉन इस शो में टॉप 5 को क्रैक कर सकते हैं, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे भाई एंड्रू जैक का जो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट ना करने का अनाउंसमेंट था, तो वो खासकर उनके फैंस के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था। बट स्टिल सबको एक चीज़ को समझना चाहिए कि उनके फिजिक को इस ऑफ सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इवन एंड्रू खुद भी जानते हैं कि उनका ये डिसीजन एकदम सही डिसीजन था, खासकर उनके इंप्रूवमेंट्स के लिए। इवन बहुतों का तो ये भी मानना है कि अगर फ्यूचर में कोई बॉडी बिल्डर सैमसन दादा को टक्कर दे सकते हैं, खासकर शेप वाइज, तो वो एंड्रू जैक ही है। इवन निक ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एंड्रू अपने साइज को और ज़्यादा ग्रो करके आ जाता है एक बढ़िया तरीके से, तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। वैसे ये जिस तरीके के एक लंबे बॉडी बिल्डर है, तो डेफिनेटली इनको अपने फ्रेम को पूरे तरीके से फिलअप, इवन राउंडर और फुलर करने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। बट जब बात आती है कंडीशनिंग की, तो डेफिनेटली एंड्रू उस चीज़ को कुछ महीनों के अंदर ही इंप्रूव करके दिखा सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो शायद एंड्रू ओलंपिया के पहले किसी शो में कम्पीट करके ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेंगे, क्योंकि आखिर तक अगर इन्हें ओलंपिया में कम्पीट करना है इस साल, तो इन्हें क्वालिफिकेशन तो लेना ही होगा। बाकी शायद ऐसा भी हो कि ये 2024 पूरा ऑफ रखकर सीधा 2025 में अपना कमबैक करे। अब भाई कार्लोस थॉमस जूनियर की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे फिलहाल तो ये है ब्राज़ील में, जहाँ की अपने नेक्स्ट शो की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील या न्यूयॉर्क प्रो दोनों में से कोई भी शो हो सकती है। तो अगर 9 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग ही देखें इनके फिजिक को, यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील के रिगार्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग भी इनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है। बट जैसा कि हमने टेक्सास प्रो में भी देखा था कि एक्चुअली उनके साथ दिक्कत थी कंडीशनिंग की, और इवन उस प्रेप में कार्लोस एक काफ़ी लंबे टाइम से भी थे, स्टिल वो उस कंडीशनिंग को मैच नहीं कर पाए। तो अगर कार्लोस आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में कम्पीट करते हैं, तो वहाँ उनको राफेल ब्रांडो, गुड विटो, इवन बेहरूस तवानी जैसे बॉडी बिल्डर्स को फेस करना पड़ सकता है। और अगर कार्लोस न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करते हैं, तो वहाँ उनको निक वॉकर, टोनियो बटन और निक ज़ियारा जैसे बॉडी बिल्डर्स को फेस करना पड़ेगा। तो दोनों ही शो में अगर ये एक बढ़िया प्लेसिंग पे आना चाहते हैं, तो इन्हें अपने कंडीशनिंग को तो सही में बहुत इंप्रूव करके लाना होगा, साथ साथ इनको अपने बैक को भी इंप्रूव करके लाना होगा। एंड अगर ये इन चीज़ों को इंप्रूव करके लाते हैं, तब नो डाउट ये हायर प्लेसिंग्स पे आ सकते हैं। अब भाई बात करते हैं माइकल क्रीजो के ऊपर। वैसे फिलहाल इनको अपने ऑफ सीजन को शुरू किए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, स्टिल ये काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। इवन अगर आप क्रीजो को पूरे साल के किसी भी टाइम में देख लो, आपको क्रीजो एक राउंडर, फुलर, साथ साथ डिफाइंड फिजिक के साथ ही देखने मिलेंगे। बाकी मैं तो बीच बीच में सोचता हूँ कि अगर क्रीजो अभी भी IFBB एलिट प्रो डिवीजन में रहते, तो शायद वो आज भी इस डिवीजन के सारे शोज को जीत रहे होते। बट IFBB प्रो डिवीजन में क्रीजो को टक्कर देने वाले, इवन बीट करने वाले भी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स है। अब माना कि क्रीजो बस 1 साल के गैप में ही ओलंपिया में 11th से सीधा 7th प्लेसिंग पे आ गए, स्टिल इस साल काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स तो ओलंपिया में कम्पीट ही नहीं किए, और अगर वो कम्पीट करते तो आई थिंक क्रीजो इस साल फिर से उसी रैंकिंग में आते। वैसे इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इनके अंडर पोटेंशियल है इस साल फिर से इम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन को जीतकर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेने का। बट असली खेल तो उसके बाद है कि क्रीजो ओलंपिया में किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं 2024 में, जिस ओलंपिया में निक वॉकर, बिग रैमी, विलियम बोनैक और राफेल ब्रांडो जैसे बॉडी बिल्डर्स कमबैक करने वाले हैं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं हमारे करंट 212 मिस्टर ओलंपिया कियोन पियर्सन के ऊपर। तो फिलहाल कियोन अपने ऑफ सीजन प्रेप में रहते हुए भी साउथ कोरिया गए हुए हैं। वैसे इनकी शेप की तारीफ तो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। इवन कियोन अपने ऑफ सीजन में रहते हुए भी अपने शेप को काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। वैसे करंट में कियोन मिस्टर ओलंपिया है, एंड आई थिंक ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही होगी 2024 के सेशन के लिए कि उसमें वो क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। बाकी कियोन अगर फ्यूचर में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स करते रहे, और अगर वो किसी इंजरी को फेस नहीं करते या हेल्थ इश्यूज को फेस नहीं करते, तो आने वाले कुछ सालों तक तो कियोन 212 डिवीजन के चैंपियन बनकर रहेंगे।
तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।